नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो आपका इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है पालमपुर, इसको कवर करने वाले हैं। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको एटलीस्ट जानना चाहिए, जो आपको जिसका आंसर आपको पता रहना चाहिए, आंसर हिंट के साथ हम आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा रहे हैं। तो बस आंसर को समझने की कोशिश कीजिएगा और सवालों को भी। तो सबसे पहला सवाल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, डू यू एग्री। मतलब जो भी एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं उसका रीज़न इंडस्ट्रीज़ भी है। सोचो अगर इंडस्ट्रीज़ में ट्रैक्टर नहीं बनते, अगर इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग टूल्स नहीं बनते तो एग्रीकल्चर और बेटरली डेवलप नहीं कर पाएगा। ओके, तो यही आपसे रीज़न पूछा है कि आप इस बात से सहमत हो या नहीं हो। इवन आप गूगल करोगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, इसका रीज़न आपको आंसर आपको पता रहना चाहिए। एनसीईआरटी में दिया गया है, आप वहाँ से पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट है डिस्क्राइब विलेज पालमपुर। पालमपुर विलेज के बारे में आपसे डिस्क्राइब करके लिखना पूछ सकता है और आपको लिखना आना भी चाहिए कि विलेज कैसा था, कहाँ था, कितने परिवार रहते थे, टोटल उसका मतलब उसमें शेड्यूल कास्ट कितने रहते थे, और उसका इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, कितना वहाँ पर स्कूल्स है, कितने हेल्थ सेंटर है, और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मतलब जो भी चीज़ें उस गाँव के बारे में आपको ये जानना चाहिए कि ज़्यादा लोग कौन सा काम करते थे। एग्रीकल्चर 75% लोग एग्रीकल्चर करते थे। तो इस तरह का सारा बेसिक चीज़ें प्लीज़ ये गाँव के बारे में आप जान के रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इस चैप्टर में से कुछ पूछे या ना पूछे, हम लिख के दे रहे हैं कि आपको ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, तो व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको एम ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है, एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो दे यार आप लोग पढ़े होंगे, बुक में दिया गया है, जैसे कि फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, लैंड एंड लेबर। सो दिस आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको जान के रखना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका ये है कि हाउ डिड द स्प्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर। पालमपुर में बिजली आने से कैसे फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, ये भी आपके पेज नंबर 1, जो इस चैप्टर का पेज नंबर 1 है, उसी के राइट हैंड साइड में दिया गया है, आप ज़रा पढ़ लीजिएगा। ओके, एग्रीकल्चर में कैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ़ायदा हुआ और उस गाँव को भी कैसे फ़ायदा हुआ, बस ये जान लीजिएगा। ओके, अगला सवाल आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, सॉरी इससे पहले है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ सोइल। डिग्रेडेशन मतलब ख़राब होना, कंजर्वेशन मतलब बचना या संभालना। तो कैसे मिट्टी ख़राब हो रही है, आपसे ये भी पूछा जा रहा है। सोइल्स डिग्रेडेशन का रीज़न एनसीईआरटी में अगेन पढ़ लीजिएगा। उसका अगला सवाल आप देख पा रहे हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ये भी आपका दिया गया था। दोनों जो है आपका किसके अंदर आता है, फिजिकल कैपिटल के अंदर आता है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, आई होप आपको पता होगा। फिक्स्ड कैपिटल वो होता है जो आप एक बार खरीद लेते हैं तो आप उससे बार बार उसे कमा सकते हैं, दैट इज़ फॉर फिक्स्ड कैपिटल। ओके, जैसे कि आप कोई टूल्स खरीद लीजिए या ऑटो खरीद लीजिए, ये सब आपका फिक्स्ड कैपिटल्स होता है। जबकि वर्किंग कैपिटल का मतलब वो होता है जो आपको काम करवाने के लिए जो हाथ में होना चाहिए, जैसे कि रॉ मटेरियल्स एंड मनी। तो रॉ मटेरियल्स एंड मनीज आर द एग्जाम्पल्स और द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल। जबकि आपके लिए फिक्स्ड कैपिटल का मतलब टूल्स होता है जो कि आपको काम करने के लिए चाहिए होता है। तो ये प्लीज़ ये डिफरेंस याद करिएगा, और दोनों फिजिकल कैपिटल के अंदर ही होता है। अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाई सरप्लस। सरप्लस मतलब क्या होता है, ज़्यादा। ओके, जब कोई चीज़ अगर आपके पास ज़्यादा हो तो उसको इंग्लिश में सरप्लस कहा जाता है। एंड व्हाट इज़ द सेल ऑफ सरप्लस फार्मर प्रोडक्ट्स डू डन। ओके, मतलब जो ये एग्रीकल्चर से उगाते थे, ज़रा सोचिए पालमपुर गाँव में 75% लोग एग्रीकल्चर करते थे, मतलब टोटल 450 फैमिली है, उसमें से 75% एग्रीकल्चर करते हैं लोग। तो जो लोग उगाते हैं पूरा तो खा नहीं जाएंगे, बाकी वो क्या करेंगे। तो आंसर था नियर बाई जो विलेज है, दैट इज़ कॉल्ड रायगंज हो या आपका शाहपुर हो, यहाँ पर वो बेच देते थे। ओके, तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि जो बचता है वो लोग उसका करते क्या है। अगला सवाल आप यहाँ पढ़ सकते हैं, राइट ए नोट ऑन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। देखिए 75% तो फार्मिंग होता था, बाकी लेकिन जो रिमेनिंग 25% है इसमें वहाँ पर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होता था, जैसे कि डायरी, ट्रैवलिंग, जैसे कि गाँव से जो गाड़ी वाड़ी जाता था, टोंगा वोंगा, बुल कार्ट्स, तो इस तरह के अचार बनाना, पापड़ बनाना, तो ये छोटे मोटे काम भी वहाँ पर होता था। ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है इन सबको। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि मान लीजिए अगर आपके पास ज़मीन उतना ही है लेकिन अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हैं। तो आंसर था आपको जो एनसीईआरटी में दिया वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में हुआ था 1960-1970 के बीच में दौरान, उस वक्त इंडिया में हुआ क्या था, HYV सीड का यूज़ किया गया था। व्हाट इज़ HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल आपका सीड्स का जो दाना निकलेंगे, जितना उसमें से आउटग्रोथ होगा उससे डबल या उससे ट्रिपल या उससे 5 टाइम्स ज़्यादा भी आपका हो सकता है HYV सील्ड में। तो यही आंसर है, अगर आपके पास ज़मीन उतना ही हो बट अगर आप प्रोडक्टिव
प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हो तो क्या करोगे? आंसर इज़ यूजिंग ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, यूजिंग ऑफ मोर केमिकल पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइज़र्स। तो ये सारा तरीके से आप और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। या तो एक और तरीका कर सकते हो कि सीज़न आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सीज़न ले लीजिए, उस सीज़न के आने के स्टार्टिंग फेज़ में भी एक बार उगा दीजिए और वो सीज़न की एंडिंग फेज़ से पहले भी एक बार और उस चीज़ को उगा दीजिए। तो इस तरह आप एक ही सीज़न में 2 बार इस चीज़ को आप ग्रो करके उससे आप कमा सकते हो। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ या व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना? ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, असर क्या पड़ा? तो इसका ये बस इतना समझ लीजिएगा, स्टार्टिंग में तो ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ही बढ़िया था, शॉर्ट टाइम के लिए आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, बहुत कुछ अच्छा हुआ, बट लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए आज के डेट में वो ज़मीन जो है वहाँ का जो फर्टिलिटी है वो कमज़ोर हो चुका है, घट चुका है, उसका प्रोडक्टिविटी भी घट चुका है। तो यही है कि शॉर्ट टर्म के लिए आपका ये अच्छा था, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन वाला आइडिया बहुत ही बेकार था। ओके, और हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? तो आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन इन इंडिया। बट अगर वर्ल्ड का आपसे पूछ दिया जाए तो आंसर है वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन फादर किसे माने जाते हैं? तो आंसर है नॉर्मन ई बोरलॉग। ओके, आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। डिफरेंशिएट बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। आई होप आपने ये पढ़ा होगा। खरीफ क्रॉप जो होता है ऑनसेट ऑफ रेनी सीजन जब आता है जून जुलाई, तब जो उगाया जाता है दैट इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। एंड विंटर सीजन के स्टार्टिंग में जो उगाया जाता है दैट इज कॉल्ड नवंबर दिसंबर में जो डाला जाता है, अक्टूबर नवंबर में, उस उगाने वाले क्रॉप्स को कहते हैं रबी क्रॉप्स। जैसे कि खरीफ क्रॉप में आता है राइस एंड रबी क्रॉप्स में आता है आपका वीट। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। हाउ डू स्मॉल फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग? जो छोटे फार्मर्स होते थे उनको ये खेती बाड़ी करने के लिए पैसे, कैपिटल मीन्स पैसा, ओके, ये आता कहाँ से था? तो आंसर था वो बिग लैंड ओनर्स, ज़मींदार, इन सबसे ये पैसा उधार लेते थे और उसी से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे। तो ये आपको ये बात भी याद रखना पड़ेगा। बुक में बहुत सारा स्टोरी दिया गया है, तेजपाल सिंह जो कि एक बहुत बड़ा ज़मींदार था। इस तरह ये सब प्लीज़ याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब वही है इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, मतलब ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन से सवाल आपसे ज़रूर बनेगा, तो ये प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। और स्टार्टिंग में जब हम बोले थे क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी आपसे कंफर्म पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सोशल डिवीजन एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इन इंडिया, खास करके पालमपुर। ओके, तो पालमपुर में जो ज़मीन है अपने अपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, कहीं पर 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन था, कहीं पर 2 हेक्टेयर से कम था, कहीं पर तो 0 के हेक्टेयर के बराबर था, मतलब 0.1 के आसपास। मतलब जो सोशल डिवीज़न है इस गाँव में अगर आप देखिएगा तो कुछ एससी लोग रहते थे, कुछ मतलब ज़मीन वाले पेजेंट थे, कुछ लोग तो ऐसे प्रेजेंट थे जिनके पास कोई ज़मीन नहीं था, जो कि दूसरों की ज़मीन में जाके काम करके लैंडलेस लेबर इनको कहा जाता है। तो ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया गया, एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डेवलप एन इरिगेशन फैसिलिटी? इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करना क्यों ज़रूरी था? जैसे कि याद है पहले जो होता था हम लोग पर्शियन व्हील का यूज़ करते थे पानी को खेती में पहुँचाने के लिए। देन आज के टाइम में कैनाल्स होता है, वेल्स होता है, पम्प सेट होता है, या स्प्रिंकलर सुने होंगे। तो इस तरह मॉडर्न चीज़ें आ चुका है, ड्रिप इरिगेशन पैटर्न। तो ये सब का ज़रूरी क्या है? इवन हमने क्लास 8 में आपको अगर आप पढ़े हो तो याद होंगे, क्लास 8 का जो एक चैप्टर था पहला या दूसरा ही था जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना था, वहाँ पर भी आपने ये सब पढ़ा है। और वही चीज़ यहाँ पर लेंथी में शॉर्ट में थोड़ा आपको यहाँ पढ़ना है। ओके, तो दिस आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यहाँ पर कुछ स्टोरीज भी आपको इस चैप्टर पढ़ना था, जैसे तेजपाल सिंह, सविता का और डाला, ये सब का जो कहानी है ये भी और देख लीजिएगा जो बॉक्सेस में दिया गया है कि इस कहानी डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये कहानी से आपने सीखा क्या आपसे वो पूछा जाएगा। ओके, तो बस यही सब है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप हमसे पूछेगा बार बार कहेंगे प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर आपका 11 पर फोकस कीजिएगा। और बस रोकते हैं इस वीडियो के लिए, बस इतना ही। अगर आपको कोई सजेशन हो या कुछ बोलना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।